नौकरी में कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स डाल दिया था, उसका बना लिफाफा, और इन्होंने लिफाफे में सौदा लिया और लिफाफे को पढ़ा तो उसमें तो बड़ी अच्छी ज्ञान की बात थी, इनको अच्छा लगा। तो वहाँ पे एड्रेस लिखा था 25 न्यू रोहतक रोड, तो वो एड्रेस से चिट्ठी लिखी, फिर पत्राचार पाठ्यक्रम किया, कोर्स किया। आज देखो कहाँ कहाँ जाके सेवा कर रहे हैं। कम बात है, कितने स्कूल कवर किए? 12 स्कूलों का हुआ, 1100 जेल, 1100 जेल में 12,000 स्कूलों में 12,000 स्कूल, उसका रिकॉर्ड 1100 जेल, भी बना है। रिकॉर्ड बना है। बोलो भाई। सारा मेरे से फोटोग्राफ्स, उसके बाद पेपर कटिंग सभी इकट्ठा किया था, वो दिया था, उसे रिकॉर्ड बना। देखो, जो व्यक्ति करता है तो करता है। पढ़ाई 5 क्लास की, 8 क्लास पढ़ा, 5 क्लास, 5 क्लास, 5 क्लास पढ़ाई, 5 क्लास। अच्छा, आज सभी हमारे ORC वाले सभी याद भाई बहने 20 वर्ष से अधिक वाले सबकी भट्टी शुरू होगी 10:30 बजे से पहले ही पहुंच जाइएगा, ठीक है? कल तक ये रहेगा। 20 वर्ष और 20 से ऊपर वाले, हॉल नंबर 4। हाँ सुनाओ भगवान भाई। ये दिल्ली पांडववन में रहते थे 10 साल। दिल्ली पांडववन में रहते थे, भंडारा विभाग में। अनुभव सुनाओ, ये क्या अनुभव? अच्छा, अनुभव ही सुना लेता हूँ। वैसे तो शरीर का नाम है भगवान भाई, लौकिक में तो महाराष्ट्र से, और वैसे तो लौकिक में तो ऐसे जगह पर रहते थे, बड़ा वंडरफुल। 11 साल तो स्कूल भी नहीं गए थे, और ऐसे बकरी चराते थे 11 साल तक। 6 महीना स्नान भी नहीं करते थे लौकिकता में, और एक बार कपड़े डाल दिया फटने तक निकालते भी नहीं थे, ऐसी स्थिति में रहते थे। तो 11 साल के बाद हमारे खेती से एक रोज़ बच्चा जाता था, मैं सोचता था ये कहाँ जाता है, तो एक दिन मैं उसके पीछे पीछे गया, तो एक मंदिर में स्कूल लगती थी, और एक ही टीचर था, 7 कक्षा को पढ़ाता था, बाहर से आता था। तो मैंने कहा सर मुझे भी पढ़ना है, तो टीचर ने तो मना किया, अब तुम तो बड़े हो गए, थोड़ी पढ़ सकते हैं। हमने कहा सर मुझे कोई नौकरी नहीं करनी है, मुझे केवल क ख सीखना है, और मैं बाहर कहीं जाऊंगा तो बस का बोर्ड कैसे पढ़ूंगा। तो मेरी लगन दे करके टीचर ने कहा ठीक है कल से आऊँ। तो पहले दिन 5वीं कक्षा वालों के साथ बिठाया, और कहा कि पहले को सुनाएंगे तो भी सुन लेना, दूसरे को सुनाएंगे तो भी सुन लेना। तो रोज़ अब मैं जाना शुरू किया, तो घर वालों ने मना किया, अपने उस पैसे नहीं, रोज़ कहाँ जाते हो? हमने कहा स्कूल में। कहा कि पैसे नहीं है। मैंने कहा मैं बिना पैसे का पढ़ूंगा। तो कहा ऐसे पढ़ना तो भले जाऊँ। 1 साल के बाद 6वीं में, फिर 7वीं में, और मैं कभी भी स्कूल मिस नहीं करता था। मुझे लगता है मेरी तो एक ही कक्षा में थोड़ा कम ये लगी, नहीं तो हर कक्षा में मेरी 100% प्रेजेंट ही रहती थी, 100% प्रेजेंट ही, कभी भी मिस नहीं करता था स्कूल में। तो लगन से जाता था। फिर 7वीं कक्षा में गए तो बोर्ड की परीक्षा थी, तो टीचर ने कहा तुम डायरी पे नहीं लाते, कल से स्कूल में नहीं आओ। तो मैंने सोचा अब क्या करें, घर में तो मना किए, चोरी भी नहीं करना है। तो मैं रद्दी से पुरानी डायरी लाता था, उसको पानी से धुलाई करता था, धुलाई करके धूप में सुखा करके फिर लिखता था, क्योंकि पहले स्याही से लिखा रहता था। और ऐसी करके पढ़ाई कर रहा था, ना चोरी की ना गलत रास्ते में गया। और एक दिन आया, उसी रद्दी में ब्रह्मा कुमारीज का किताब मिला, और उसी से बाबा के ज्ञान में। और उस किताब में तो मुझे एक सबसे अच्छा चित्र लगा, 3 लोग का चित्र, क्योंकि 8 दिन पहले टीचर ने एक लेसन पढ़ाया था, मनुष्य चांद तक गए, आर्मस्ट्रांग, नील आर्मस्ट्रांग। लेकिन जब मैंने इसमें देखा कि चंद्रमा से भी पार एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठा है, उसके ऊपर एक शंकर जी खड़े, विष्णु जी खड़े, उसके ऊपर भी वहाँ शंकर जी बैठे, उसके बाहर बिंदु बिंदु। मैंने सोचा यहाँ चंद्रमा से पे पार कौन गया है, वो तो सर ने बताया नहीं। इसका कोई क्वेश्चन आएगा तो क्या लिखेंगे। मैंने जा करके उनको पूछा सर को, सर
आपने तो बहुत पुराना जागरूक पढ़ा है, आजकल तो मनुष्य चांद से भी पार गए। बोला नहीं नहीं कोई नहीं गया, मेरे पास किताबें। बोला लेके आओ, लेके आया, दिखाया तो बाजू की लिखत सारी पढ़ी, वो प्रदर्शनी का अंक था, तो बाजू की लिखत पढ़ी तो कहता है इसका कोई क्वेश्चन परीक्षा में नहीं आएगा, छोड़ो बोल दिया। तो मैंने कहा सर पढ़ाई केवल क्वेश्चन आंसर को लिखने के लिए थोड़ी पढ़ते हैं। तो मैंने प्रिंसिपल के जाकर के पूछा है सर आपने तो ये हमने तो सर ने इसे पढ़ा है, लेकिन मेरे पास एक किताब है चंद्रमा जी भी पार कौन गया, आप उसका जवाब दे सकते हैं? तो वो तो बोला नहीं कोई गया नहीं। तो मैं हर एक को पूछता था, जो भी पढ़े लिखे गांव के लोग, तो आखिर में सोचे ये जवाब कौन देगा, तो मैं उसके ऊपर एक एड्रेस लिखा था ब्रह्मा कुमारीज का। वो नागपुर का मराठी का किताब था, क्योंकि मराठी का लिटरेचर जितना भी छपता है नागपुर से छपता है। वहाँ एक पत्र लिखा पुष्पा रानी दीदी को, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी, आप लोग तो चंद्रमा से भी पार गए, लेकिन आप लोगों ने अपना नाम ज्योग्राफी में क्यों नहीं लिखवाया करके प्रश्न भेज दिया। तो वहाँ से मुझे एक पत्र आया, आप 10 रुपये भेजो, इसके बारे में जानकारी देंगे। मेरे पास 10 रुपये तो था ही नहीं। मैंने 6 महीने तक कुएं से पानी ला करके बेचा, 2 पैसा 3 पैसा, और ऐसे 10 रुपये इकट्ठा हुआ, मनी ऑर्डर से भेज दिया, और वहाँ से मुझे पत्राचार पाठ्यक्रम की किताब आने लगी। तो इसीलिए भाई साहब मेरे को कभी जब बोलते थे ये हमारा पोता है क्योंकि हिंदी में पत्राचार पाठ्यक्रम दिलीप पांडवन से शुरुआत किया था, और उसी का ट्रांसलेशन वहाँ मराठी में किया था, और उसी से मेरा अलौकिक जन्म हुआ। तो उसके बाद मैं हर महीने में किताब आता था, आत्मा क्या है। फिर उसको पढ़ करके मैंने क्या किया, मैंने अपने यहाँ लिखा हुआ है, उसी समय जब मेरे को कुछ ज्ञान भी नहीं था, यहाँ लिखा हुआ है मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ऐसा करके उसका यहाँ भी मैं लिखा हुआ है उसका, मैं आत्मा हूँ। और बार बार इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छा लगता था। पहले मैं डरता था, लेकिन धीरे धीरे मेरे अंदर हिम्मत आती गई, और उसके बाद 10वीं में बोर्ड में पहला नंबर लिया। और 10वीं के बाद फिर ITI का कोर्स करने के लिए बड़े शहर में गया। जब ITI का कोर्स कर रहे थे, उसी समय एक ब्रह्मा कुमारी की पाठशाला मिली, तो मैं वहाँ पाठशाला में जाना शुरू किया। तो रोज़ जब जाता था वहाँ मुरली सुनना शुरू किया, और धीरे धीरे वहाँ पक्का हो गया। और उसके बाद ITI पूरा हुआ। उसके बाद पे मैंने बहनों को कहा कि बहन जी मुझे मधुबन जाना है। तो कहा कि तुम गरीब बच्चा वहाँ जा करके करोगे क्या, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता था, 2 शब्द में मैं बोलता नहीं था, लेकिन योग का बहुत अच्छा गहराई से अनुभव करता था। तो मना किया मेरे को। मैं तो फटा हुआ कुर्ता एक ही मेरे पास था, ऐसा पकड़ करके लास्ट में आकर के बैठता था, वो महाराष्ट्र वाली टोपी और खाकी छोटी स्कूल का ड्रेस था, उसी में आकर के बैठता था। तो मेरे को तो मना किया। तो मेरा ITI पूरा हुआ, तो मैंने सोचा नहीं मुझे मधुबन निवासी ज़रूर बनना है, मधुबन जाना है। पैसे भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो मैंने 6 महीना तक रात को 10 बजे से सवेरे 5 बजे तक योग लगाया उसी समय, क्योंकि मैंने सोचा कॉल आएगा मेरे को, जब तक नौकरी का कॉल आएगा, कुछ सर्विस लगेगा। तो घर वालों को बोला कि मैं तब तक थोड़ा, तो एक माता जी ने मुझे ऐसे ही एक जगह फ्री दिया था, वहाँ मैं रहता था, और मेरे पास पैसे थे नहीं, तो चावल उबाल करके शक्कर डाल करके खाता था। मुझे लगता है 9वीं 10वीं ITI के 2 साल 4 साल तक हमने चावल में चीनी डाल करके खाता था। बाहर का भोजन कभी नहीं खाता था, क्योंकि मैंने वहाँ लिखा था कि शुद्ध भोजन चाहिए। तो घर से टिफिन आता था, घर में से तो मतलब बस नहीं जाती थी, लेकिन वहाँ से किसी माता की बना कर देती थी ऐसा करके। तो लेकिन बाहर का भोजन नहीं खाया। लेकिन आज बाबा ने देखो कहाँ बिठाए, मधुबन में किचन का डिपार्टमेंट की दे दी। ये है बाबा की कमाल। तो जो किताबें में लिखा था वो करता रहा। उसके बाद जब ऐसा ड्रामा बन गया, मधुबन में पहुंच गया, और मधुबन में रहते थे 87 86 में 82 में वहाँ रहते थे। 82 से आए थे मधुबन में, तो 2-3 साल वहाँ रहे। तो अचानक एक दिन बाबा उस समय स्टेज पर मिलते थे, तो सेवादारी को बुला करके बाबा ने कहा कि बच्चे सेवा मतलब केवल मधुबन नहीं, कहीं भी भेजेंगे तो जा सकते हैं। तो हम तो हाथ खड़ा करते थे, हाँ जी बाबा जाएंगे करके। तो दूसरी दिन क्या हुआ, गुलजार दादी ने अचानक मुझे बुलाया। तो बुलाया, कहा कि तुम दिल्ली नहीं देखा ना? मैंने कहा नहीं दादी। उस समय पांडवन में कुछ हुआ था,
कुछ सेवा धर्म की जरूरत थी, कुछ ऐसा तो जरूर, फॉरेनर बहुत आते थे। तो मेरे को कहा, मैंने कहा नहीं दादी दिल्ली नहीं देखी। तो बोला जाओगे? मैंने कहा दादी आप भेजेंगे तो जाएंगे। तो बोले आधा घंटे में तैयार होके आ जाना, और ये बात यहाँ किसी को भी नहीं बोलना, क्योंकि यहाँ वहाँ थोड़ा कोई लोग बोलेगा अरे वहाँ क्यों जाता है, छोटा सा है ये, ऐसा कुछ। तो दादी ने मेरे को, मैंने कहा दादी आप बोलेंगे तो मैं किसी को नहीं बोलूँगा। तो मेरे पास कुछ नहीं था, एक ट्रंक था लोहे वाला, तो लोहे का ट्रंक और एक ही ड्रेस था, वो मैंने फटाफट लेकर के आ गया। तो दादी ने मुझे यहाँ भेज दिया पांडवन में। तो ऐसे जनरल टिकट बना करके किसी के साथ भेज दिया। तो आया, मुझे हिंदी भाषा इतनी अच्छी नहीं आती थी। तो दूसरा ही दिन था, तो वहाँ के जो भाई संभालते थे ना, फॉरेनर बहुत आते थे उस समय। अहमदाबाद में एयरपोर्ट नहीं था इंटरनेशनल, तो सारे फॉरेनर यहाँ आते थे, और कुछ तो दिल्ली अपना बॉम्बे में थोड़े बहुत कुछ जाते थे, लेकिन ज़्यादा वहाँ दिल्ली को पसंद करते थे, क्योंकि वहाँ गुलजार दादी का ये भी रहता था, और वहाँ मार्केट नज़दीक था करोल बाग, इसलिए ज़्यादा यहाँ आते थे। तो 150 कभी 100-150 ऐसे होते थे। तो मेरे को वहाँ पोछा लगाने का, टेबल में कुछ खिलाने का, ऐसा वो भाई ने बोला ये करो, तो मैं किया। तो दूसरे दिन मेरे को टीन मांगा, कहा कि आप टीन लेके आओ। तो मैं टीन समझा ही नहीं। मैं फिर धीरे से पूछा भाई जी, हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ तो डब्बा बोलते हैं, तो यहाँ तो टीन या कनस्तर नए शब्द में। तो मैं समझा नहीं, मैं धीरे से पूछा भाई जी क्या लाना है। उनको गुस्सा आया, थोड़ा थायराइड था वो भाई का, तो गुस्सा आया। मेरे को बोला पता है वो भाई, पता नहीं दादिया कौन से गधे भेज देते जिसको हिंदी भाषा भी नहीं आती बोलते। तो वो एक निरंजन भाई था, उसको कहा कि निरंजन तुम इस गधे को पीछे जाकर के पार्क में छोड़ के आ जाओ। तो वो भाई ने मेरा हाथ पकड़ा और पीछे लेके जाकर के पार्क में छोड़ दिया। तो रात को 9 बजा था, 9 बजा, 10 बज गया, 11 बज गया, 12 बज गया। तो पुलिस वाला जो ये होता है ना डंडा पीटने वाला, तो वो जब मैं देखा तो मेरे को संकल्प चलने लगे। मैं बोला, तब तक तो मेरे को कोई संकल्प नहीं चला। उसके बाद मैंने सोचा बाबा मैं कहाँ पहुँच गया, यहाँ मधुबन में इतने अच्छे लोग हैं, यहाँ कहाँ पहुँच गया। तो दूसरा मन कहता है किसने भेजा है, बाबा के रथ ने भेजा है, जो होगा सब अच्छा होगा। तो मैंने सोचा वो पकड़ करके जेल में रखेगा तो क्या अच्छा होगा। तो इस तरह से संकल्प चलना शुरू हो गया मेरा। बाबा कहते तुम्हारी इतनी दिन जो योग किया उसकी अभी परीक्षा होने वाली है, तो ऐसे संकल्प आने। फिर मैं सोचा चलो वापिस मधुबन में चलते हैं। तो मधुबन में तो जिसके पास मैं सेवा करता तो उसको बोला ही नहीं, क्योंकि दादी ने कहा हम बता देंगे, तो मेरे को थोड़ी रखेगा, अभी दोबारा कहेगा तुम दिल्ली गए ना, जाओ वही जाओ। तो मैंने सोचा नहीं अब वापस घर जाएंगे। मैं सोचा घर में जा करके करेंगे क्या, नहीं हमें सहन करना है, जो भी बातें आएंगी सहन करेंगे। इस तरह से अंदर से संकल्प विकल्प चलते रहे। तो 2 बजे जैसे बाबा सामने आकर के कहते हैं बच्चे कहीं नहीं जाना, वापिस सेंटर पर जाना, आपको हिंदी सिखाएंगे। तो मेरे को भी हिम्मत आई, मैंने सोचा बाबा ने शायद मेरे को बातें सुन ली, बाबा भी मेरे आसपास ही है तो कोई डरने की बात नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं होगा। योग करते बैठा। फिर 5 बजे वापस गया मैं, तो भाई वॉकिंग करके आ रहा था। मेरे को कहा तुम वापस आ गए, यहाँ सेवा नहीं करना मेरे पास, तुम किचन में जाकर पोछा लगा दो। तो मेरी किचन में एंट्री हो गई। उसके बाद किचन में मैं पोछा लगाते लगाते एक भाई योगी करके एक भाई था, वो खाना बनाता उस समय, मधुबन से आया था। तो मैंने पूछता था भाई जी क्या क्या डाला, वो कहता तुम इधर नहीं देखना, तुम्हारा अपना काम कर लो। तो उसको लगा कि मेरा काम सीखेगा तो मेरी ड्यूटी छीन जाएंगे। तो मैंने दूर दूर से देख करके, हमको तो राई भी बोलने नहीं आता था, वो काला काला गोल गोल डाला, ऐसा करके लिख करके रखता था मैं सारा। तो लिख करके रखता था। तो फिर ऐसे 5-6 महीना तक मैं खाना बनाता रहा। तो उसके बाद अपना मतलब देखता रहा उसको क्या क्या डालता है। उसके बाद अचानक वो भाई को वहाँ से जाना पड़ा, क्योंकि राजबहन का कुछ नेपाल वाली इसका एक्सीडेंट हुआ था, कुछ बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, उनको रजौरी गार्डन में रखा था। तो उनको वहाँ वो भाई को बुलाया। तो मेरे को एक दिन गुलजार दादी कहते तुम खाना बनाओगे, हमने कहा हाँ दादी बनाएंगे। तो फिर मेरे हाँ जी करके बनाना शुरू किया। अब उस समय तो अरबी आई थी, मैं तो अरबी कभी देखी नहीं थी। तो 5-6 महीने में मैं इसको अदरक समझ करके ऊपर का छिलका उतार करके घिस करके छोंक में डालता था। एक दिन
तो एक बहन ने देखा, बोली ये क्या किस करके क्या बना रहे। मैंने कहा इसको चौक में लगा रहे। तो बोली ये अदरक थोड़ी है, ये तो अरबी है। तो मैं समझ गया अच्छा अरबी ऐसी होती है। उसके बाद फिर धीरे धीरे खाना। तो एक दिन खीर बनानी थी, उसी दिनों में खीर तो मैंने देखी नहीं थी, क्योंकि वहाँ पांडवन में अलग अलग वैरायटी बहुत सारे भोग लगता था। कभी चूरी ज़्यादा बनती थी, वो जो आटे वाली चूरी, हाँ। फिर कभी मीठा चावल अलग अलग बनता था। तो मैंने क्या किया, तो खीर बनानी थी। तो गुरुवार का दिन था, तो उसी समय 200-250 का भोग बनता था। तो मुझे खीर कभी देखी नहीं थी, तो मैंने सोचा कैसे बनाने। वहाँ की बहनें इतना हेल्प नहीं करती थी। वो कोई प्रॉब्लम करके दादी को कहते, दादी आप इसको भगा दो, दूसरा भेज। तो एक बहन आई सवेरे सवेरे, मैं सोच ही रहा था कैसे बनाना है। एक बहन आई, मैंने कहा बहन जी खीर कैसे बनती है। कहते घुटने तक दूध डालो, बोरी भर चीनी डालो, खीर बन जाएगी। बोलते बोरी भर चीनी डालो, खीर बन जाएगी। वो हाँ, वो तो चली गई। तो मैं सोचा अभी कैसे खीर बनते हैं, तो टाइम हो रहा है। तो हमारी दीदी बैठी थी ऑफिस में, सवेरे सवेरे 5 बजे के बाद, योग के बाद दीदी हमेशा प्योरिटी ऑफिस में कुछ ना कुछ चिंतन मंथन लिखते बैठते थे। मैंने सोचा वो बहन जी थोड़ा शांत है, हो सकता है वो बताएंगे। तो मैंने सोचा वो पता नहीं वो बहन जी भी ऐसे बोलेगी। तो हम सोचे नहीं हमको आते नहीं, हमारे महाराष्ट्र में ऐसे बनाते, आप लोग कैसे बनाते हैं, ऐसा युक्ति से पूछेंगे करके इनके पास गया। मैं दीदी हमारे यहाँ ऐसी खीर बनती है, आप लोग कैसे। हम बोले हम तो चावल को भिगो लेते हैं, फिर बाद में दूध को अच्छी तरह उबाल लेते हैं। उसके बाद जब दूध उबल जाएगा तो उसके बाद चावल डालते हैं, चावल पकने के बाद फिर चीनी डालते हैं, बीच में नहीं डाल। हमने कहा ठीक है। तो उसके बाद जब भी मेरे को कोई चीज़ नहीं आती थी, हम किसी को पूछते थे हमारे पास ऐसे बनते हैं, आप कैसे बनाते हैं। ऐसा करके खाना बनाना सीख गया मैं। और उसके बाद तो खाना बना, तो अच्छा रोटी तो मुझे आती नहीं थी गोल गोल। वो पुष्पा बहन वगैरह सारी बहनें पढ़ी लिखी, और इधर क्या जाता था वो इधर ही जाता था। तो बहनें बोलती आई डोंट लाइक इंडिया मैप करके फेंक देती थी। लेकिन दादी का बहुत सहयोग रहता था। दादी कहती थी नहीं मैं तो उसके हाथ का ही खाती हूँ, वो योग ज़्यादा करता है ना, तुम लोग खाओगे तुम्हारा भी योग लग जाएगा बोलते। तो दादी ने बहुत उमंग दे दिया, क्योंकि दादी ऊपर खाना खाती थी, बीच में एक टोकरी लगी रहती थी, उसको रस्सा बांध कर, क्योंकि उस समय तो सीढ़ी लिफ्ट कुछ था। अच्छा, उस टोकरी की कहानी मुझे भाई साहब की बात एक याद है, मैं भी वो भी सुना लेता हूँ। एक बार वहाँ क्या बहनें सवेरे जब अगर कोई योग में नहीं आती थी, तो सवेरे ऊपर से मैं सवेरे सवेरे नहा धो करके किचन में जाता था। ऊपर से किचन में दिखता था कौन आया है, तो आवाज़ करके बोलते थे अच्छा नीचे कोई है। तो मैं बोले हमको चाय बना कर दे दो, तो चाय बना करके दे देते थे, वो रख देते थे। तो एक बार ऐसे में चाय बना कर रखा था, और नीचे तो अंधेरा रहता, उस समय तो कोई कारोबार रहता नहीं था, किचन में केवल एक लाइट लगी रहती थी। तो भाई साहब सवेरे सवेरे जा रहे थे तैयार होकर के, कहीं श्रीफोर्ट में कोई कार्यक्रम था। तो चाय रखा था मैंने, ऐसे ग्लास रखा था, तो वो बहन खींच रही थी, अचानक लुढ़क गया, और लुढ़क के भाई साहब के सिर पर गिर गया। और सिर पर भाई साहब ने ऊपर देखा कौन है, बोला ऐसा, वो टोकरी छोड़ गया वो बहन भाई। वो बच्चा को था चाय भी उनके ऊपर। मैंने ये सब देख करके वहां से भाग गया, पीछे से दरवाजे से निकल गया। मैंने सोचा मेरा नाम रखा किस किसने रखा, मैं भी वहां से चला गया। तो उसके बाद फिर ऐसे ही 9-10 बजे मैंने पूछा, पूरण भाई करके भाई साहब एक ब्राह्मण था, वो संभालते थे पूरण भाई। तो मैंने कहा भाई साहब तो कहीं दिखाई नहीं पड़ते, पूरण भाई कहाँ गए। बोला आपको पता नहीं, भाई साहब को तो बड़ा फोड़ा बड़ा फोड़ा आ गया, और वो तो किसी ने चाय डाल दिया उनके ऊपर। अच्छा, हमने तब से मैंने बहनों को चाय देना बंद कर दिया। मैंने सोचा एक तो दो और पीछे को किसी को। तो फिर मेरी कंप्लेन बहनों ने क्या किया, रामनाथ भाई को कर दे, क्योंकि रामनाथ भाई, सूरज भाई, आतम प्रकाश भाई है मेरे नज़दीक से थोड़ा ये रहता था, क्योंकि मैं योग वगैरह ज़्यादा करता था, कोई भी बातें उनको पूछता था।
कहते आप भगवान भाई की बहुत महिमा करते, भगवान भाई चाय नहीं देता हमको। तो एक बार रामनाथ भाई ने मेरे को ऐसे पूछा, भाई आप तो बहुत अच्छे पुरुषार्थ करते हैं लेकिन बहन आपसे नाराज है। मैंने कहा क्यों? तो बोला ऐसे ऐसा चाय नहीं देते। मैंने कहा मेरा डिपार्टमेंट है एक्चुअली किचन का, चाय का डिपार्टमेंट सुनीता बहन थी मंडावली में अभी आजकल, उनका चाय का डिपार्टमेंट है, तो वो बना करके दे सब, लेकिन देने के बाद फिर भी मैं देता था कभी तो ऐसे ऐसे भाई साहब के सिर पर डाला, तब से चाय देना बंद कर दिया। तो इसीलिए तो टोकरी की बातें आदि। और बाकी मैंने पांडवन में वहाँ क्यों नहीं रहते थे भाई, मैंने एक स्टडी किया। वहाँ की थोड़ा सेवा होने के बाद क्या होता था, आपस में बैठ करके इधर उधर की बातें। तो मैंने सोचा मधुवंशी बाबा ने मुझे भेजा है, बाप दादा ने भेजा है, मुझे सफल होके जाना है। तो मैंने अपनी दिनचर्या बनाई, इतना मुझे किचन में जाना है, इतना मुझे ये करना है, क्योंकि किचन का एक ही डिपार्टमेंट दिए थे सबको बांट के। तो वो करके मैं क्या करता था, जब भी टाइम मिला बाबा कमरे में बैठता था। पहले तो बहनें मेरे रोटी नहीं खाती थी, लेकिन बाद में जब अच्छा बनाना शुरू किया, जब भी मेरा टाइम फिक्स रहता था, सवेरे में किचन में 9 बजे से किचन, सवेरे 7 बजे से लेकर के 7:30 से लेकर के 9 बजे तक मैं किचन में जाता था। उनको बोला था 9 बजे के बाद कोई लेट आता था तो हम कहता था फिर बाद में मेरे कहीं भी होगा तो मेरे को बुलाओ, मैं बना कर दे देता हूँ। तो बहनें आकर के बाबा कमरे में के बाहर आकर के भगवान एक रोटी दे दो करके भगवान तो फिर मैं फटाफट योग से उठ करके जा करके रोटी बना करके फिर आकर के बैठ जाता था। तो इस तरह से तो फिर हर सप्ताह में हमारी गुलजार दादी के साथ मीटिंग रहती थी, दादी मिलती थी सबको सप्ताह में, गुरुवार के दिन शाम के समय, संडे के रात को वहाँ मीटिंग हॉल में। तो दादी पूछती थी बहनों को कैसा चल रहा है, दादी कहती थी हाँ दादी बहुत अच्छा है, लेकिन ये भाई है ना जब भी देखो योग में बैठता है। तो मेरे दादी ने कहा इसको जो सेवा दिया, नहीं दादी सेवा इसकी एक्यूरेट है, क्योंकि मैं क्या करता था वहाँ लिखते बैठा था कुछ ना कुछ, मुझे हिंदी सीखा मैं वहाँ, जो बाबा ने सीखा मैं सिखाऊंगा। तो वो एक विजय बहन है, वो हिंदी और पंजाब के हैं, उनको अच्छा, तो मैं लिख लिख करके क्या करता हूँ, वहाँ से मैंने पत्र लिखना शुरू किया, पत्र की भी बहुत सेवा की। एक भाई मुझे ला करके देता था, उससे धीरे धीरे मेरा हिंदी का करेक्शन होता गया, अच्छे और चिंतन भी मंथन चलना शुरू हो गया। तो मैं वहाँ बैठता था, जब भी कोई जैसे दीदी आती थी, बनाकर रोटी रखते नहीं थे, लेकिन जो भी बड़े हैं उनको बना करके तुरंत दे देते, फिर जा करके बैठ जाते थे। और लास्ट में मैं किचन की सफाई करके फिर रूम में जाता। तो दादी कहते दादी क्या है वो भाई है ना जब भी योग में बैठते, भाई सेवा तो इसकी बिल्कुल एक्यूरेट है, लेकिन कहा कि इसको जो सेवा, एक भाई है ना वो लेबर था, कन्हैया करके एक भाई था, वो सारा सफाई करता था, वहाँ का सफाई करता था। दूध का कैन भी 1 किलोमीटर जितना दूर रामनाथ भाई का जो घर था उसके पास एक दूध डेयरी थी, वहाँ से दूध लाना पड़ता था। तो दूध भाई लाता था। कहा कि दादी क्या है दूध में पानी डालते हैं, दूध चेंज करते हैं, अगर इस भाई को ड्यूटी दे तो बहुत अच्छा है। तो मेरे को दादी ने कहा करेगा, हमने कहा हाँ दादी कर लेंगे। मैंने इसको पॉजिटिव लिया, अच्छा है दूध लाने के लिए जाऊँगा तो साइकिल सीखूंगा, मुझे साइकिल वगैरह नहीं आती थी चलाने, तो साइकिल सीखूंगा, एक्सरसाइज हो जाएगी, उसको पॉजिटिव लिया। फिर अगले सप्ताह में कहा कि दादी ये जब भी देखो योग में, कहते इसको एक ड्यूटी दिया ना हमने दूध लाने का। तो उसके बाद कहा कि दादी क्या है थोड़ा सा वो पोछा लगाता ना, दिन में कोई नहीं होते तो चीनी लेके जाता है, हर चाय पत्ती लेके जाता है, तो इसको ड्यूटी दो किचन की दे दो तो अच्छा है, किचन में आएंगे नहीं वो। तो मेरे को दादी ने कहा वो पोछा लगाने की सेवा करोगे, हमने कहा हाँ दादी करेंगे। तो मैंने सोचा अच्छा है पोछा लगाऊंगा तो मेरा हेल्थ अच्छा रहेगा, मुझे अभिमान नहीं आएगा, मैं पोछा लगाने की हाँ जी कर दिया। दादी जो भी बोलते थे मैं हाँ जी बोलता था। फिर उसके बाद अगले सप्ताह में कहा कि दादी क्या है, रात को एक पहरा देता था एक भाई, जिसको घंटी सुनाई नहीं पड़ती थी, क्योंकि जहाँ सोता था ना ऐसा सो जाता था, वहाँ घंटी लगी रहती थी। फॉरेनर रात को कभी भी आते थे, रात को 1 बजे 2 बजे, और रात को भी ज़्यादा फ्लाइट्स आती थी। तो वहाँ पहरे वाला सोता था, उसको उठ करके जाना है, मेन गेट खोलना है, फिर आगे का गेट खोलना है, उसको अंदर लाना है, फिर चाय पानी देना है, फिर कमरों में भेजना है। तो ये ड्यूटी रहती थी। तो कहा कि ये भाई है ना 2-3, तो उस सीज़न में क्या हुआ था 3 लोगों के साथ ऐसा हुआ, वो उठा नहीं, तो वहीं बैठे बैठे गेट के पास ही बैठे बैठे सो गए, उनकी बैग चोरी हो गई, उनका पासपोर्ट गया, उनका 6 महीना वहीं रहना पड़ा था,
पांडवन में रहना पड़ा था। एक फ्लैट अलग अलग से दे करके गोपाल भाई ने एडजस्ट किया था उसको, नौकरी भी गई सब, फिर बाद में बनने के बाद फिर 6 महीने के बाद वापस भेजा था। तो कहा कि ये भाई कैसा था, ऐसा हुआ तो इसको दे दो तो बहुत अच्छा है। मेरे को दादी ने कहा तुम रात का पहरा करोगे? मैंने हाँ दादी करेंगे। तो मैंने सोचा अच्छा है, क्योंकि भाई लोग तो मेन बिल्डिंग के थोड़ा बाजू में रहते थे, तो चारों तरफ बंद रहता था। रात को हम सोचा कि योग करने का चांस मिलेगा, क्योंकि बाबा का मेन कमरा अंदर रहता था। तो मैंने सोचा और फॉरेनर कभी भी आएगा तो उनके साथ इंग्लिश बोलूँगा, क्लास करना सीखूंगा, उनको ज्ञान सुनाऊंगा उसको। मैंने हर चीज़ को पॉजिटिव लेता रहा, कभी ये नहीं सोचा मेरे को ड्यूटी क्यों दे रहे हैं, ये नहीं सोचा। तो फिर मैंने वो सेवा मेरे लिए बहुत ये रही। और रात को जब भी टाइम कभी फॉरेनर 2 बजे आता था, उसके बाद मैं बाबा कमरे में बैठ कर खूब योग लगाता था। तो इस तरह से वो भी सेवा ली। फिर अगले सप्ताह में क्या कि दादी क्या है, गेहूँ पीसने के लिए रखते हैं ना, तो चेंज कर लेते हैं, तो अगर इसको दे दो तो बहुत अच्छा है। तो मेरे को दादी ने कहा गेहूँ पीसने की सेवा करोगे? हमने कहा जी, वो भी ले लिया। फिर अगले सप्ताह तो दादी ने कहा इस भाई को हम कितनी सेवा दे रहे हैं। मेरी दिनचर्या इतनी टाइट हो गई, दोपहर को सोना भी बंद कर दे मैंने, क्योंकि हमने कुछ कुमारों ने मिल करके, मधुबन के कुछ भाई और दिल्ली के कुछ कुमार, हमें एक बैंक बनाई थी उस समय, अभी मेरे को याद है। और उस बैंक में हम हर महीने में 90 घंटा योग जमा करते थे। माना पासबुक बनाए थे उसके, बाकायदे पासबुक को नंबर दिए थे, और एक उसका मैनेजर बनाया था। तो हर महीने में 30 तारीख को 31 तारीख को बैंक वो पासबुक जमा करते थे। अगर एक दिन भी बैंक से आउट आए उसको पासबुक जब्त करते थे। और जो बैंक में पूरा रहता है उसको फिर दादी से कोई गिफ्ट देते थे हम लोग, ऐसे मतलब पुरुषार्थ के लिए रेस लगाई थी। तो मैं तो बैंक में कभी आउट नहीं हुआ, मैं कैसे भी करके दोपहर को जाग करके कुछ भी करके बाबा कमरे में जाकर योग करता था। योग की तपस्या ये क्या। तो रात को मुझे योग करने का बहुत अच्छा मौका मिलता था। तो इस तरह से दादी ने कहा इसको हम कितनी सेवा दे रहे हैं। तो मेरे को नज़दीक बुला करके मेरे सिर पर हाथ रखा, कहा कि ये पांडवों का सबसे अच्छा भाई है। और सचमुच दादी का वो हाथ आज सचमुच में कहाँ, एकदम मेरा एक लेख छपा था ज्ञानामृत में, धूल में छिपा हुआ हीरा, कहाँ धूल में पड़े थे। लेकिन दादियों, ये कहने का मतलब हमें बड़े जो भी सेवा देते हैं, अगर हम हाजी करते हैं उसके अंदर बहुत बड़े वरदान समाये हुए। आज जब भी वहाँ उस समय दादी को कहीं भी जाना रहता था, मोहिनी बहन, मुन्नी बहन, दादी, ये सारे वहाँ पांडवन में आते थे, दादी से भी मिलते थे। उसके बाद फिर चेंज करके दूसरे ट्रेन से जाते थे। तो मोहिनी बहन जब भी मेरे को देखती थी कहते दादी ये भाई को हमको दे दो, अभी भी देखो क्या लेके आ रहा है, अभी भी पोछा लगा रहा है, अभी भी हमको खाना बना कर दे रहा है, ये कितना सेवा करता है। तो दादी कहते नहीं अभी हमारे यहाँ जरूरी है, नहीं देंगे करके बोलते। कहते हम तो 8 दिन के लिए उसको भेजा था और आपने यहीं रखा। तो मोहिनी बहन की नज़र मेरे ऊपर पड़ी जब वो सेवा देख करके, इतनी सारी सेवा करता है करके। तो उसके बाद फिर तब तक हमारे टीचर बहनों का फ़ोन आया, कहते दादी उस भाई को हमने चिट्ठी दिया नहीं, कुछ दिया नहीं, आपने क्यों रखा उसको? क्योंकि गुलजार दीदी कभी चक्कर लगा करके आती थी, मेरे को कहती भगवान तुम्हारे टीचर का मुझे फ़ोन आया, कहते चिट्ठी नहीं दिया। मैंने उनको कहा कि मुझे चिट्ठी की ज़रूरत नहीं, हमको बाबा ने दिया है। मैंने ठीक बोला ना? दादी ऐसी भी पूछती थी। मैंने कहा हाँ दादी आपने ठीक बोला। तो फिर जोन इंचार्ज का फ़ोन आया, उनको भी ऐसे जवाब दिया दादी ने, वो भी मुझे बताया। फिर वो बहनों ने कहा कि दादी भगवान भाई से भी अच्छा हमारे पास भाई है, उनको क्यों रखा है, कुछ नहीं करता वो। तो बोले ठीक है एक भेज दो, फिर देखेंगे उसके अच्छा हो तो एक भाई को भेजा, बजरंग नाम के एक भाई आया यहाँ। तो आया 4 महीना 3 महीना भी नहीं रहा, यहाँ की गर्मी सही नहीं हो, वापिस चला गया और ज्ञान भी छोड़ दिया उसने। माना कितनी परीक्षाएं होती है, लेकिन हमने कभी बहनों के प्रति भावना खराब नहीं की। तो बहनें कभी मैं जब जाता हूँ मेरे को कहते हैं भगवान भाई हमने आपको बहुत तंग किया, ये किया। मैंने कहा हमको याद है, फिर भी आप हमेशा कभी जब मैं जाता हूँ, कभी घर में नहीं जाता हूँ, पहले वहाँ सेंटर पर जाऊँगा, बहनों को कहूँगा बहन जी मैं आया हूँ। तो बहनें खुद बोला कि हमने आपको इतना तंग किया, ये किया। एक बार तो मैं जब वहाँ रहता था तो उस समय सांगली में रहता था, उस समय मेरे पास कुछ नहीं था। मैं जब तपस्या करा था चावल में चीनी डाल के खाता था। तो कई बार भाई मेरे को कहते थे आज ब्रह्मा भोजन है, चलो मैं आपको लेके चलता हूँ स्कूटर में, मेरे को आने के लिए भी सोबत हो जाएगी, मतलब साथ हो जाएगी। तो लेके जाते। एक बार बहन ने कहा कि इस लड़के को क्यों लेके घूम रहे हो, छोड़ो ना इसको, बिगड़ जाने दो, ऐसे करके बहुत डांट लगा।
तो भाई मेरे से ये हो गया, भाई वो आपको बहन जी, नहीं बहन जी ने मेरे यहाँ सहन शक्ति की परीक्षा ली है, इसके बाद कितना योग बल है वो देखा है। बहन जी ने तो बहुत अच्छा बोला, इनका टाइम वेस्ट नहीं करा वो इधर उधर ला करके, उनको तपस्या करने दो, 6 महीने का तपस्या करने, ये बोला। नहीं नहीं बहन जी ने ऐसे नहीं बोला। मैंने उसको उस बात को भी पॉजिटिव लिया। तो उसके बाद वो बहनों ने कहा कि हमने आपको एक बार डांटा था, ये करें। मैं बोला बहन जी आप कितना भी बड़े बने, आना तो मुझे वहीं सांगली में। कहते कब आएंगे? हमने कहा 5000 साल के बाद मेरा वही ड्रामा बनने वाला है। तो मैं आपसे नाराज क्यों हूँ? जो अगर आपने दरवाजे भी बंद कर किया तो भाई मैं आऊँगा और यहाँ दरवाजे को छू कर जाऊँगा, धन्य है मेरे को यहाँ से मुझे पालना मिली है, मैं आपसे नाराज क्यों हो जाऊँ? तब कहते हैं आप कितने आगे पीछे का सोचते हैं। तो इस तरह से मतलब ये सहन शक्ति को हमने बहुत हर परिस्थिति में, और उसके बाद फिर पांडवन में भी काफ़ी समय रहे, बहुत सारी बातें आती, लेकिन मैं हर बात को पॉजिटिव लेता था। और वो मेरे को जितनी भी सेवा की, कभी कभी बहनें क्या करती थी, बहनें मेरे को कहती थी आप इतने खुश क्यों रहते हैं? मैंने कहा पांडवन में सबसे ज़्यादा दुकान मेरा चलता है क्योंकि जिसकी ज़्यादा सेवा उसका दुआएं भी। मैंने कहा मेरी दूध की दुआएं मिलती है, उसके बाद पोछे की दुआएं मिलती है, उसके बाद रात का पहरे की दुआएं मिलती है, उसके बाद गेहूँ पीस के लाते हैं उसकी दुआएं मिलती है, उसके बाद फिर वो खाना बनाते हैं उसकी दुआएं मिलती हैं। तो आप लोगों का जिज्ञासा आया ना आया तो फिर सारा दिन खाया पिया वो ऐसा हो जाए। इसलिए तो जिसकी ज़्यादा सेवा, मैं तो सोचता हूँ सचमुच वो भाग्यशाली, माया आने का भी उसके पास साधन नहीं है। तो सचमुच वो बहुत, जो जितना ज़्यादा सेवा। तो यहाँ से जब मैं मधुबन में गया तो 1 घंटा का खाना बनाया, उसके बाद फ्री रहते थे। मैंने सोचा यार पांडवन में इतने व्यस्त रहते थे, यहाँ क्या हो। फिर मैं चक्कर लगा करके तपस्या में जाता था, देखता था लोग बैठ करके आपस में, सुनता था क्या क्या, मेरी बहू ऐसे है, मेरा बेटा ऐसा है, वो आपस में मुरली चल रही, क्लासेज चल रहे, ऐसी बातें। मैं लोगों को इकट्ठा करके वहाँ ज्ञान की मुरली, आज क्या क्या वरदान, क्या स्लोगन, क्या ऐसे ऐसे क्लास करना शुरू कर दिया। तो पांडवन में भी एक घटना क्या हुआ, एक बार मेरे को कभी लगता था मुझे भी किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है, तो मैंने 2-4 लोगों को बुला करके खड़े खड़े, कुछ कुमार थे, उनको सुनाना शुरू किया, मुरली रिपीट कर रहा था। तो एक बहन ने मेरे को देख लिया, कहते आप आपस में खड़े खड़े क्या? मैंने कहा मुरली करो। कहते तुम्हारा काम नहीं, तुम कभी नहीं करना, ये तुम्हारा काम है किचन में पोछा लगाने, वही करो, दोबारा कभी नहीं करना। बहुत डांट लगा दिए। मैंने तब से सोचा कि इनकी कोई गलती नहीं, शायद मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं है, इसलिए बाबा मौका नहीं दे रहे। मेरे पास है ही नहीं स्टॉक, और मैं बांटना शुरू कर दिया, आज से कभी हम सुनाएंगे नहीं। तो मैं रोज़ पांडवन के पास क्या करता था, वहाँ एक छोटा बगीचा था, वहाँ बाबा कमरे में योग करके वहाँ जा कर के बैठता था रात के समय 9 से 10, और वहाँ गमलों को समझता थे, माताएं बैठे, यूथ बैठे। लगभग 10 साल तक किसी को नहीं सुनाया मैंने वहाँ, तो गमलों को सुनाने की प्रैक्टिस करता था। तो एक दिन मैं गमलों को सुना करके अच्छे अच्छे पॉइंट निकले थे, खुश होकर जा रहा था। एक बहनी बोले आज बड़े खुश हो रहे हैं। हमने कहा कुछ कुमारों के लिए क्लास किया। बोले तुमको तो मना किया था ना, तुम क्यों सुनाया? मैंने कहा गमले के सामने बैठ के सुनाया। अच्छा। तो देखो सचमुच उसके बाद फिर मैंने जब मेरी यहाँ के ट्रांसफर वहाँ गई, मधुबन में गए, तो मधुबन में जाने के बाद वहाँ भी मैं क्या करता था, तपस्या धाम में गार्डन में फ्री होता था, जा करके गमलों के सामने बैठ करके सुनाता था। तो माता आने लगी, भाई जी आप कुछ बैठे हैं, थोड़ा कुछ सुनाओ ना। मेरे को डर लगता था यहाँ भी कोई बोल ना दे क्योंकि वहाँ दिल्ली में पांडवन में ऐसा हुआ, तो यहाँ भी इसलिए मैं मना करता, नहीं भाई जी थोड़ा कुछ सुनाओ ना। ज़्यादा रिक्वेस्ट करने लगी। मैं तपस्या धाम के गार्डन के पीछे कोई देख न ले, वहाँ ग्रुप को बिठा करके सुनाना शुरू करता था। सुनाते सुनाते एक बार क्या हुआ, शांतामन दादी ने मेरे को देख लिया। तो कहते माताएं आकर के इतनी खुश हो जाते, सेवादारी माताएं, कहते भगवान मैंने आज हमको ऐसा सुना है, ये सुना है, ये सुना है, तुम ऐसा क्लास दादी मीटिंग हॉल में क्यों नहीं करते हो? क्योंकि दादियों की तो भावना होती है आगे बढ़ाने का। तो मैंने कहा थैंक यू दादी, नहीं आज ही करना। मैं बोला ठीक है। तो वहाँ दादी मीटिंग हॉल में सुनाना शुरू किया। वहाँ करते करते कॉन्फ्रेंस हॉल में, डायमंड हॉल में, इतना ही नहीं आज 12,000 स्कूलों का लेक्चर करके। उस बहन का धन्यवाद जिसने मुझे बोला, अगर ना बोलती तो ये प्रैक्टिस ना करता। तो जीवन में मैंने जो जो बातें आई, हर बातों को पॉजिटिव लिया, कभी भी निगेटिव। मेरे जीवन में अगर मैं सचमुच अगर मैं पांडवन में ना आता तो शायद आज यहाँ जो इस स्थिति को जमाना नहीं बनाता। भले पांडवन के लोग बोलते थे ऐसा है, मैं कहता नहीं, वो पांडवन में तो बहुत अच्छा है। तो जो पॉजिटिव लेने वाला हर व्यक्ति के साथ हर परिस्थिति में बहुत
कुछ सीख सकता है। इसी तरह बहुत सारे जीवन के अनुभव है। इतने सारे बाबा ने कहाँ क्या थे बताए कि 2 शब्द में बोल नहीं सकता था। आज बाबा ने, बाबा कहते हैं ना, पत्थर को भी मैं क्या करता हूँ, तो ये अनुभव से मेरे पास, और महारथी के पास ज्ञान अलग चीज़ है, लेकिन मेरे पास जो हमने खुद किया है, उस खुद किया हुआ वो नॉलेज है। इसीलिए आज स्कूलों में वगैरह मेरा जो लेक्चर से भी ज़्यादा जब अनुभव सुनते हैं उसका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। मेरे जीवन में राइटिंग भी सुधरा, जो राइटिंग आज मधुबनी में बोर्ड लिखता हूँ। मैं जब क्या करता था, मुरली पहले लिखता था, रद्दी से डायरी ला करके पानी से धुलाई करके लिखता था, तो शाही फट जाती थी दोबारा लिखने से। तो एक दिन टीचर डायरी चेक कर रहे थे, डायरी को दीवार पर फेंक दी, क्या तुम राइटिंग लिखते हो, कुत्ते का पाव बिल्ली को लगाते हो। तो मेरे को बड़ा ये लगा, मैं सोचा मैं राइटिंग सुधारूंगा। एक बच्चे का राइटिंग अच्छा था, उसे क ख लिख करके लिया, क को 8 दिन, ग को 8 दिन, एक एक अक्षर के पीछे 8-8 दिन मेहनत की। 2 साल के बाद राइटिंग इतना अच्छा बना, आज मधुबन में 25 बोर्ड लिखने की 20 साल तक सेवा की। मुझे लगता है वो जो भाई बहन कभी नहीं भूलते पूरा इंडिया के। उस समय मुरली किसी के हाथ में नहीं मिलती थी, मुरली किसी को नहीं देते थे। उसके बाद वो हम इतने अच्छे अच्छे पॉइंट लिखते थे, और वो चिंतन मंत्र लिखने से मेरे को भी बहुत बड़ा फायदा हो गया। तो जीवन की एक एक परिस्थिति ने क्या क्या मुझे महान बनाया। इतना ही नहीं, मैं जब मधुबन में पहली बार गया तो मुझे लगता था कि मेरी भाषा न भूले, इसलिए मैंने एक दिन लेख लिखा रात भर जाग करके। मैंने सोचा एक अगर लेक्चर करते 100 लोग 200 लोग सुनेंगे, अगर एक आर्टिकल छपेंगे कितना लोग पढ़ेंगे। मैंने रात भर मेहनत करके क्या क्या लेख लिखा, लिख करके फोटो कॉपी करने के लिए भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको फोटो कॉपी करो, जो भी पैसा मैं दूंगा, मेरे पास कुछ पड़ा था। तो उसने ऊपर नीचे देखा, पता नहीं क्या हुआ, फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे फेंक दिया। कहते तुम लेखक बनने के लिए, सेवा करने के लिए? तो मेरे तो डर गया, मैं बोला ये क्या बोल दिया। फिर मैंने सोचा आज से कभी फोटो कॉपी नहीं करूंगा, एक लेख 5 बार लिखूंगा। तो एक लेख में बार बार लिखने से करेक्शन होता गया, लिखता गया। आज 40 मैगजीन में लिखता हूँ, 3000 से ज़्यादा लेख लिख चुका हूँ। इतना ही नहीं, एक दिन ऐसे किसी ने मेरे को कहा आप इतने सारे कार्यक्रम करते हैं, इसके फोटो नेट में डालो। मुझे तो इंटरनेट कंप्यूटर कुछ आता नहीं था, मैं 5 क्लास पढ़ाई किया। मैंने कुछ फोटो सीढ़ी में डाल करके एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा भाई इसको नेट में कहीं डाल देना। उसने कहा तुम तो पाई पैसे के बाद में तुम्हारे फोटो नेट में थोड़ी होते। मुझे लगा नेट क्या होती है, मुझे उसको सीखना है। दोपहर को मधुबन में रेस्ट करने के बजाय क्या करता था, एक वहाँ टेलीफोन एक्सचेंज के बाजू में कुछ बाथरूम जैसे थे पहले, उसमें कंप्यूटर्स रखे थे, किसको ईमेल भेजना है। तो वहाँ मैं बैठ करके कंप्यूटर सीखा। सीखते सीखते आज यूट्यूब में, गूगल में कहीं भी सर्च करो बीके भगवान भाई, मुझे लगता है मेरे खुद के 10 चैनल है, खुद ही ऑपरेट करता हूँ। 10 चैनल है और साथ में बहुत सारे ब्लॉग है, बहुत कुछ बना है। तो एक एक परिस्थिति ने, और खास तो मेरे पास इकोनॉमी जो सीखा, आज मैं 40 साल से मधुबन में रहता हूँ। कई निर्वेर भाई एक दिन मेरे को कहता है भाई तुम मेरे न्यूज़ आते हैं ना तो देखते रहते सर लोग, कहते आज यहाँ तुम्हारे पास कौन सी गाड़ी है। मैंने कहा मेरे पास 11 नंबर की गाड़ी। कहते तुम गाड़ी लो। हमने कहा भाई साहब क्यों सबको बिगाड़ रहे हैं। सारे बहनें कहते हैं, कहते मधुबन वालों के पास 2-2, 3-3, 4-4 गाड़ी हैं। मैंने कहा बहन जी आप गलत बोल रहे हैं, सबके पास, मेरे पास कुछ नहीं। तो हमने कहा कुछ तो सैंपल रहने दो। तो ऐसे देखने लगे ऊपर नीचे। तो आज हमने ये कहाँ से सीखा। एक अलराउंड दादी की एक बात सुनाता हूँ। एक बार अलराउंड दादी ने, मैं एक बहन की चप्पल टूटी थी, तो चप्पल टूटी थी तो मेरे पास बोला लाल इधर आऊँ। तो 15 पैसे दिया। कहते 5 एक जेब में रखना, दूसरा 10 पैसा दूसरे जेब में रखना, नहीं तो मोची दोनों भी देखेगा, देख लेगा, ले लेगा तुम्हारे से। दादी तो पुराने जमाने की थी। तो मैंने क्या किया, लेके गया। कहते ऐसा जाना, वहाँ से एक लाल बत्ती है, वहाँ से फिर वो मार्केट में जाना, फुटपाथ में मोची बैठते हैं, वहाँ से ठीक करके लाना। तो मैंने कहा भाई ये चप्पल ठीक करना है, कितना पैसे लगेगा। उसने कहा 25 पैसा लगेगा। उस समय 25 पैसे का कॉइन भी चलता था। मैंने कहा मैं 15 पैसे लाया। कहता 15 पैसे का किल भी नहीं आएगा, जाओ बोल दिया। तो मैंने कहा आपको पता है एक आश्रम है, क्योंकि दिल्ली में आश्रम शब्द को ज़्यादा भावना है। ब्रह्मा कुमारी बोलेंगे, कुछ बोलेंगे नहीं मानेंगे। तो मैंने कहा एक आश्रम है, वहाँ की बहनों की चप्पल है। कहते अच्छा वो सफ़ेद ड्रेस वाली देविया। मैंने कहा हाँ। चप्पल लेकर के 5 बार माथे लगाया उसने ऐसा।
क्योंकि वो देखते रहते ना, बहने जा रहे वो देखते, तो 5 बार माथे लगाए, ठीक करके फिर मैं दे दिया, मैंने 15 पैसे दिया। कहते नहीं नहीं वो आश्रम का है ना, लेके जाओ। मैं वो लाया, दादी के पास वो चप्पल भी दिया और पैसे भी वापस दिया। दादी कहते हाँ ये लाल को कुछ सेवा करने की अक्ल है। कहते वो मोची त्रेतायुग में 6 महीने के लिए स्वर्ग में आएगा। दादी ने वरदान दिया 6 महीने के लिए स्वर्ग में आएगा। मना कहने का मतलब अगर कोई भी थोड़ा भी पैसा बचाता है या यज्ञ में लगाता है, उसका बहुत बड़ा एवज़ मिल जाता है। इतना ही नहीं, एक बार मेरी वो कोलगेट ख़त्म हुई थी, 1 महीना ही वो आया था, तो मैंने पूछा भाई को, भाई कोलगेट मेरे को चाहिए, कौन देगा? तो कहा कि दादी देती है, उनके पास जाना पड़ेगा। पहले दादी अपने हाथ से देती थी। तो मैंने कहा दादी मुझे कोलगेट चाहिए। कहते हाँ लाल पुराना लेके आओ बोले। तो मुझे लगा उसी कंपनी का देंगी, तो मैं लेके आया। आते समय चकला मैंने लेके आओ, लेके आया तो रखा और घिसा। घिसने के बाद थोड़ा सा निकला। कहते लाल 10 दिन चलेगा, जाओ बोल दिया। और एक शब्द कहा कि इतना अगर फेंकेगा तुम्हारा सत्यकुमार का बहुत कैंसल हो जाएगा। और कहा कि हमको अगर यज्ञ में पैसा चाहिए, वो बात बड़ी मेरे अभी भी दिमाग में है, और इसीलिए आज मैं इकोनॉमी उसी बात से सीखा। दादी ने कहा हमको यज्ञ में पैसा चाहिए, तो हम क्या करते हैं, बाबा के पास जाकर के बाबा कमरे में संकल्प देते, बाबा यज्ञ में पैसा चाहिए। तो बाबा किसी जिज्ञासु के पास जाता है, कहता है बच्चे तुम यज्ञ में पैसा डालो, मैं तुमको 1 का 1000 गुना दूंगा। तो उस जिज्ञासु को भावना आते हैं 1 का 1000 गुना तो कोई बैंक नहीं देती, कोई व्यक्ति नहीं देता कोई, और 1 का 1000 गुना भगवान दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा फायदा है। उसी भावना में आकर के वो पैसा डाल देता है। दादी ने कहा वो पैसा ला करके बाबा हमारे हाथ में देता है, कहता है उसका 1 का 1000 गुना देना प्लस तुम्हारा फायदा कर लेना। अगर तुमने उसको ले करके वेस्ट करेगा तुम्हारा खत्म हो जाएगा। आज तो इस बात को लेकर के मैं बहुत चिंतन किया, तब मुझे लगा नहीं यज्ञ में हमें बहुत बचत करके चलना है। अगर मैं फ्लाइट में चलूँगा, एसी में चलूँगा, लोग कहेंगे अरे भगवान भाई कितना बड़ा आदमी हो गया, देखो फ्लाइट से चलता है। यहाँ तो चलेगा, लेकिन जिन्होंने पैसा डाला उनका दास दासी बन करके चुकता करना पड़ता है। ये मैंने इमरजेंसी कभी है, मैं 1-2-3 बार गया भी हूँ, लेकिन कोशिश करके हम बहुत बचा करके चलता हूँ। जबकि हमारे पास 2.5-3 लाख रुपए भी आते हैं मेरे पास, लेकिन मैं स्लीपर में चलता हूँ। तो कई कहते आप चोरी, मैंने कहा मैं बाबा को था, बाबा आपका है, चोरी हुआ तो मैं क्या करूँ? तो इसीलिए मैं निश्चिंत, आज तक मेरा कभी चोरी नहीं हुआ, कभी भी स्लीपर में जाता हूँ तो भी। कई कहते हैं नहीं ऐसे ऐसे लोग होते हैं, क्यों भक्तों के साथ चलने के लिए हमें थोड़ी होता है, इसीलिए हमें कभी भी नहीं लगता कि बिल्कुल स्लीपर में जाता हूँ, इकोनॉमी से चलता हूँ। ये हमने पांडवन में दादी से सीखा। कई बार दादी तो क्या इतना ये करती थी, तो कभी 40 लोगों के लिए 2 ही टमाटर देती थी। तो मैं कभी कभी, सब बोलते थे खाना बहुत का ऐसा बनता है, मैं जा कर के क्या करता था, ऊपर कोई बहाने जाता था, ऊपर फ्रिज तो ऊपर रहता था, जा कर के जेब में 5-6 भर करके लेके आता था। लेके आकर राज बहन या दादी बीच में चक्कर लगाती थी, एक जाली वाला दरवाज़ा बंद करके गैस रहता था, गैस के ऊपर काटता रहता था, जैसे वो आते थे हम उसका सरका लेते थे नीचे। तो ऐसे करके इकोनॉमी से चलते थे, बहुत इकोनॉमी से। और सबको अगर पनीर की सब्जी बनी है तो कुछ बहनों को तो खाने का शौक रहता था, उनको पता है आज पनीर बनाए, तो बीच में योग छोड़ के आएगी, कहते अच्छा क्या बन रहा है जी? मैंने कहा पनीर बना। अच्छा मेरे को तो बड़ी भूख लगी है। वो पनीर निकाल करके सब लेके जाते थे। तो दादी को हम सुनाते थे, दादी कहते नहीं ऐसा करो, सबके कटोरे में बांट करके रख दो, कढ़ाई को धुलाई करके छोड़ दो, फिर कहाँ से लेंगे, तो सबके कटोरे में रखते थे, और जितना दिया उतना ही खाना है। ऐसा नहीं कि खत्म हुआ तो फिर कढ़ाई तो धुलाई करके डाल दी। तो इसी तरह पांडवन में बहुत इकोनॉमी से। एक बार ज्ञान सरोवर बन रहा था, तो गुलजार दादी सबके साथ बैठी थी, कहते देखो हमारा ज्ञान सरोवर बन रहा है, अब हम लोग क्या सेवा करेंगे समर्पित। दादी ने कहा, सभी ने कहा दादी हम क्या करेंगे? नहीं बताओ क्या करेंगे क्या? तो हमने कहा दादी जी हम जब तक ज्ञान सरोवर नहीं बनेगा 1 टाइम का भोजन नहीं करेंगे। और सचमुच 1 टाइम का भोजन हमने क्या किया, बंद किया था। 10 बजे भोजन करते थे और सीधा शाम को 7:30 बजे भोजन करते थे। नाश्ता बंद किया और दूध पीना भी बंद किया। और वो बचा करके हम लोगों ने ये किया था, शायद याद होगा। तो कई बार, एक बार वो लेबर बहुत पैसे ज़्यादा मांगने लगा, तो दादी ने सभी की ड्यूटी लगाई, सभी जो भी आए सभी निवासी बर्तन मांजेंगे, तो भी हम लोग करते थे।
तो इस तरह से बहुत सारी इकोनॉमी का जो बातें, मैं एक बार बहन ने मेरे को क्या क्या फ़ोन किया, कहते भाई साहब आपको प्रोग्राम बनाना है। जब मिल के गई थी मधुबन में, तो मैंने डेट दे दिया, मैंने फटाफट टिकट बना दिया। टिकट में आने और जाने की खुद ही बना करके चलता हूँ, मैं कभी किसी को नहीं बोलता। और मेरे कुछ सिद्धांत भी है चलते समय, हम कभी भी कितना भी महीना सेवा किसी के पास किया, जाते समय कभी भी किसी को चाय चाहिए, हमको खाना चाहिए रास्ते में, ये कभी नहीं मांगता हूँ। क्योंकि हम सोचे हमारे कारण वो एक भाई आएगा ये करेगा, हमारे कारण किसी को ये नहीं करना। और कभी भी जहाँ गरीब सेंटर है वहाँ कभी भी कुछ भी ना सौगात लेते ना कुछ लेते। अगर किसी का कंस्ट्रक्शन का काम चलता है वहाँ से भी हम कुछ नहीं लेते। हम बोले नहीं, अगर ज़्यादा बहनें करते तो मेरे पास जितने लिफाफे सब छोड़ के चला जाता हूँ। क्योंकि हमने मधुबन में मोहिनी बहन को पता था कि ये बिल्कुल इकोनॉमी से चलता है, इसीलिए मोहिनी बहन को हम कभी कभी 10 रुपये भी लेके जाकर गया। हमने कहा बहन जी इतना ही बचे हैं, इतना ही ला करके दे रहे हैं, तो भी मोहिनी उनको पता रहता है, इसीलिए कभी भी हम लोग ये नहीं करते। तो जो भी पैसा, तो इकोनॉमी से चलना ये वर्तमान समय, क्योंकि आगे चल करके अभी तो यज्ञ में भरपूरता है, कोई कमी नहीं। आगे चल करके जो पहला पार्ट हुआ अंत में, और उस समय बहुत सारे बाबा ने कहा कि चले जाएंगे कोई भी, इसीलिए उस समय की आदत होने के लिए अभी हमें ना गाड़ी ये सब, जैसे कोरोना काल में हुआ ना, तो ऐसा आगे चल करके भी होगा। इसीलिए अभी से हमारे अंदर इकोनॉमी के संस्कार बहुत चाहिए। जब दादी प्रकाशमणि का अवतरण पहले दूसरे साल, दादी ने कहा जब से मैं गई हूँ देखो इतना खर्चा कर रहे हैं आप लोगों ने। दादी जानकी जी भी एक बार निवास योगा क्लास कर रही थी, कहते मैंने एक विंग बनाई, तो उस विंग में कौन कौन आएगा बताओ। वो लोग सोचने कि दादी ने कौन सी विंग बनाई, इकोनॉमी की विंग। कहते हैं उस विंग में आने वाला किसी का बैंक का खाता नहीं होना चाहिए, उसके पास गाड़ी नहीं होना चाहिए, तब जाकर के मेरे इसमें आ सकता है। मना दादी अभी क्या चाहते हैं, इकोनॉमी से चलना। तो जितना हम इकोनॉमी, लेकिन मैंने देखा ऑलराउंड दादी मतलब कंजूस नहीं थी, लेकिन इकोनॉमी करना चाहिए। हमें याद है जब सभी को टोली देती थी, टोली देने के बाद दादी क्या करते हैं, अगर कोई भाई रहा भी तो क्या करती थी, लेकर के बैठेगी, सबको पूछे अच्छा लाल वो आया, अगर नहीं आया तो वो लेके सो जाएगी, जैसे उठेगी कह के वो लाल को बुलाओ टोली देना। इतना प्यार दादी के पास। कभी हम जब जाते थे वो ऊपर नीचे देखेगी, कहते लाल जुराब नहीं पहना। हमने कहा नहीं दादी ठंडी नहीं ले लो, इतना शरीर वैल्यूबल है बाबा का, अपना निकाल करके फटाफट पहना लेती, इसको पहनो करके। इतना प्यार रहता था, माना इतना प्यार भी रहता था दादी का। लेकिन इकोनॉमी वेस्ट कैसे हम देखते थे, दादी की तबीयत भी खराब रहती थी, मैं तो वहाँ पहरे पर सोता था, तो दादी क्या करती थी, उठ करके वो ब्राह्मण ही डांटती थी, दादी आपको क्या है सब ये करते हैं। दादी धीरे से आएगी, गेट का ताला खींच कर देखेगी लगाई क्या, फिर देखेगा ऐसे गाड़ी तो एक आई नहीं। मेरे को कहते लाल ये गाड़ी तो दिखाई नहीं पड़ रहे। हमने कहा नहीं दादी वो भाई साहब कहीं गए हैं बाहर, शायद आएंगे, तो ऐसे बोलते। दादी को लास्ट तक भी यज्ञ का इतना ध्यान रहता था, मतलब ताला बंद किया है क्या किया है, ये सब एक चीज़ को। तो इकोनॉमी से चलना। तो वो बहन की मैं बात सुना रहा था, मेरे को अचानक एक दिन मेरे से टाइम लिया था, मैंने टिकट बनाई थी, मेरे को फ़ोन किया, कहते भाई साहब आप आ रहे, कौन से फ्लाइट से आ रहे हैं। मैंने कहा मैं ट्रेन से आ रहा हूँ, मेरे पास टाइम तो है ही बहुत। नहीं कौन सी ट्रेन से, राजधानी से। मैंने कहा मैं तो स्लीपर में आता हूँ, मेरा ये ऐसा। कहते नहीं भाई जी आप इतनी अच्छी क्लास कराते हैं, भाई बहनों ने खास आपका नाम लिया था इसलिए हम आपको बुलाएं। मैंने कहा बहन जी मैं तो इकोनॉमी से चलता हूँ, मेरे को ऐसा आता। नहीं बोले हमको भाई बहन क्या बोलेंगे। मैंने कहा आप ये ऐसा बोलना, भगवान भाई फ्लाइट से आए थे लेकिन लेट फ्लाइट हो गया, आप जो भी उनको बोलो, बाकी मैं तो आऊँगा ट्रेन से ही, जो भी आप उनसे ले लो। नहीं कहा कि ऐसे। मैंने कहा बहन जी ऐसे है, फ्लाइट वाले दूसरे भाई आप उनको बुला सकते हैं, हम गरीबों के भगवान भाई, हम उनके गरीब भगवान, आपका हमका बनेगा नहीं, कैंसिल कर दे वो टिकट। माना इकोनॉमी से चलना ये बहुत ज़रूरी है। और आज तक मुझे लगता है इकोनॉमी से चलने से भी, क्योंकि ब्रह्मा बाबा इतना प्रभावशाली क्यों रहे, क्योंकि बाबा के अंदर इकोनॉमी बहुत थी। बाबा को देखो झोपड़िया, बाबा ने सबको क्या क्या महल बना के दिया, लेकिन खुद किस में रहे, इसमें। इसीलिए आज लोगों के अंदर हमारे व्यवहार का प्रभाव क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि हमारा प्रैक्टिकल लाइफ बहुत कम है। हम कहते कुछ और करते
कुछ, इसीलिए लोग फिर सुनना नहीं चाहते। इसीलिए बाबा कहते हैं हमें सैंपल बन करके सबके साथ, अभी हम लोग किचन में ये करते हैं, लेकिन कभी भी किचन जो जनरल बनता है वहीं जा करके खाना खाते हैं, सबके बीच में खाना खाएंगे सबके साथ। अब कई बार हमारे साथ में जो मेरे पीछे आने वाले भाई हमारे ऊपर हंसते हैं, बेचारे बाइक अच्छे अच्छे लेकर चलेंगे या करके गाड़ी लेकर, तो वो हमारे पर हंसते हैं लेकिन हम उनके पर हंसते हैं। हमने सोचा बेचारा सतयुग के पास, इसके पास कुछ नहीं होगा, अभी तो सारा ले रहा है लेकिन सतयुग में उसके पास कुछ नहीं होगा। यहाँ जितना, क्योंकि बाबा सबकी इच्छा पूर्ण कर रहे हैं, जिसको क्या चाहिए, कहीं घूमना चाहिए, विदेश जाना चाहिए, सब देता है, लेकिन सतयुग का हमारा कम। इसीलिए कोई भी हमें बाबा मिला, सब कुछ मिला, इसलिए इकोनॉमी से चलना। बाकी बहुत सारी बातें बाद में कभी सुने। ओम शांति। एक मिनट। ओम शांति। ज्ञान को जब तक अनुभव में नहीं उतारा तो प्राप्ति का अनुभव नहीं होता है। तो आप सबने भगवान भाई के द्वारा सिंपल भाषा में, नेचुरल भाषा में, और जो अनुभव किया उसको स्पष्ट सीधे शब्दों में, कोई हेर फेर नहीं, सीधे शब्दों में, तो बातें लगती हैं। तो फिर भी दिन में अगर टाइम मिले तो क्लास रखना, भगवान भाई से बात करके क्लास रखें। अच्छा, अभी ये बताओ, मुरली याद है या भूल गई? मुरली में क्या था आज? बाबा ने क्या कहा तुमको? इस पुरानी दुनिया की दीपमाला आदि नहीं देखनी है। हाँ, असली दिवाली। हाँ 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 हाँ। और होली हंस बनना है। होली हंस, होली नंस, होली नंस भी बाबा ने कहा। और स्लोगन क्या था? स्लोगन सफलता मूर्त बनना है तो स्व सेवा और औरों की सेवा साथ साथ करो। वरदान क्या था? ब्रह्मा बाप को फॉलो कर फर्स्ट ग्रेड में आने वाले समान भाव। अच्छा, ये बताओ कि जो 20 वर्ष वाले